10th पास एक लड़का छोटे शहर से, स्मॉल टाउन, 65,000 रुपए महीने, 65,000 पर मंथ कमा रहा है बिना किसी डिग्री के। ये कैसे पॉसिबल है पूछोगे तो मैं रियलिस्टिकली बता सकता हूं ये पॉसिबल है अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हो तो। दोस्तों कुछ बातें हैं मर्चेंट नेवी के बारे में जो कोई बताता नहीं है। कौन सा कोर्स करके ये बंदा गया था, कैसे ये कमा रहा है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सब कुछ, क्या कोर्स फी है, क्या कोर्स ड्यूरेशन है, क्या कोर्स डिटेल्स है, क्या आपका जॉब ग्रोथ होगा, कैसे आपको चीजें करनी है, क्या नहीं करना है, किनको ये कोर्स नहीं करना है, किनको ये कोर्स करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं दोस्तों। और ये वीडियो अंत तक जरूर देखना क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बताने वाला हूं जो आपने अगर मिस कर दिया तो आप पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताओगे। तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट सिद्धांत जैन, आप सभी का स्वागत है मर्चेंट नेवी गुरुजी के इस चैनल पे। दोस्तों तो सबसे पहले आप सोच रहे होंगे ये 10th पास लड़का क्या करके गया था। ये एक कोर्स करके गया था जिसका नाम है जीपी रेटिंग कोर्स। इसके थ्रू इसने किया था मर्चेंट नेवी ज्वाइन। आप समझो बढ़िया से कि ये जीपी रेटिंग कोर्स होता क्या है, आप यही सोच रहे होंगे। दोस्तों ये एक ऐसा प्री सी ट्रेनिंग कोर्स होता है मर्चेंट नेवी में जो कि डिजाइन किया जाता है ताकि जो लोग हैं, है ना, जो कि कैंडिडेट्स हैं, उनको एंट्री लेवल ऑन बोर्ड रोल्स के लिए तैयार किया जा सके मर्चेंट नेवी शिप्स और वेसल्स पे जाने के लिए। ठीक है, अब इनकी यूनिकनेस क्या है दोस्तों। जीपी रेटिंग की एक यूनिकनेस है कि ये बोथ डेक और इंजन साइड दोनों तरफ की नॉलेज देता है। तो इससे क्या होता है कि दूसरे कोर्सेस अगर आप देखोगे बीटेक मरीन है, आपका बीएससी नॉटिकल है, तो अगर बीएससी नॉटिकल को लो तो ये पूरा डेक साइड हो जाता है। बीटेक मरीन लो तो पूरा इंजन साइड हो जाता है। लेकिन जीपी रेटिंग कोर्स की ये यूनिकनेस जहां पे आपको दोनों की नॉलेज मिलती है, दोनों तरफ में से किसी भी तरफ आप जा सकते हो, ये सबसे अच्छी बात है, ये इसकी यूनिक चीज है। अब इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो जीपी रेटिंग जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो करके जाते हैं, वो कैंडिडेट्स ट्रेन किए जाते हैं ऑफिसर्स को असिस्ट करने के लिए। ऑफिसर को असिस्ट दो तरीके से किया जा सकता है, या तो नेविगेशन और डेक ऑपरेशंस में जो कि डेक पे हम करते हैं, और दूसरा है इंजन रूम मेंटेनेंस और मशीनरी हैंडलिंग में। तो दोस्तों ये जो है जीपी रेटिंग कोर्स, ये आपको देता है ड्यूअल एक्सपोजर, दोनों तरफ का एक्सपोजर, जो कि बहुत प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल एंट्री रूट है खासकर मैरीटाइम इंडस्ट्री में, और खासकर अगर हम बोले सिंपल टर्म्स में तो मर्चेंट नेवी में। अब इसकी एक स्पेशलिटी होती है कि ये कोर्स उन कैंडिडेट्स के लिए है जो करके सीखना चाहते हैं, ना कि बस थ्योरी रट्टा मार मार के उसके बाद जॉब करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, ये आप करोगे तो आपको और ज्यादा सीखने के लिए मिलेगा। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं ये कोर्स कौन कौन से लोग कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कौन कौन से लोग ये कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस कोर्स का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला आता है दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपकी क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या आपकी क्या क्वालिफिकेशन है जिसके चलते आप आगे ये कोर्स कर सकते हो, जिसके बेस पे आप आगे ये कोर्स कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों इनकी 4 कैटेगरी है। 4 कैटेगरी के लोग इसे कर सकते हैं, 4 तरह के क्वालिफिकेशन वाले लोग इसे कर सकते हैं। अब सबसे पहला मैं ले रहा हूं मिनिमम ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले लोग जो कि 10th पास होते हैं दोस्तों। इनकी कम से कम आपकी 40% मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स, जो कि मतलब कहते हैं एवरेज मार्क्स होने चाहिए 40% टोटल आपकी 10th स्टैंडर्ड में। दूसरा आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका मैथमेटिक्स और साइंस कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड में। और तीसरी बात याद रखनी है आपको दोस्तों कि आपके कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में 10th स्टैंडर्ड में। और इसके अलावा आपका 10th एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास किया होना चाहिए। अगर ये है आपके 10th में तो आप जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो। अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैंने बात की है, उस बेस पे 10th पास एलिजिबल है। ठीक है, अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों। तो दूसरी कैटेगरी में आते हैं आईटीआई कोर्स पास किए कैंडिडेट्स। अब ये आईटीआई कोर्स पास किए कैंडिडेट्स के लिए मैं बता दूं कि उनका जो आईटीआई है वो कम से कम 2 साल का आईटीआई कोर्स होना चाहिए, वो भी उन्होंने ये पास किया होना चाहिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, और साथ में उनके कम से कम मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए
फाइनल ईयर ऑफ आईटीआई में, ठीक है। इसके अलावा उनके पास कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में 10th स्टैंडर्ड में दोस्तों। अब आप पूछोगे कौन कौन से आईटीआई ट्रेड्स हैं, अप्रूव्ड आईटीआई ट्रेड्स के बारे में बताओ, कौन कौन से आईटीआई ट्रेड्स अगर हम कर ले तो उसके बाद हम जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं ऐसे नाम जो बड़ी ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हो सकता है ये आपका वाला ट्रेड हो जिसे आप कर रहे हो या आप करने वाले हो, या आपने सोचा है कि मैं ये करूंगा उसके बाद जीपी रेटिंग कोर्स करना चाहता हूं। तो दोस्तों इसका सबसे पहला नाम है, फर्स्ट में है दोस्तों फिटर, सेकंड में है मशीनिस्ट, थर्ड में है मरीन फिटर, फोर्थ में है मोटर मैकेनिक, फिफ्थ में है टर्नर, सिक्स में है दोस्तों वेसल नेविगेटर, सेवंथ में है दोस्तों इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, एट्थ में है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, नाइन्थ में दोस्तों इलेक्ट्रीशियन, टेंथ में दोस्तों मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, 11th में दोस्तों मैकेनिक एसी, 12th में दोस्तों मैकेनिक मोटर व्हीकल, 13th में दोस्तों मैकेनिकल ड्राफ्टमैन और 14th में दोस्तों वेल्डर। तो सोचो ये 14 अप्रूव ट्रेड्स मैंने बताया, जो अगर आप आईटीआई इनसे कर रहे हो तब भी आप जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हो, है ना। अब हम बढ़ते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ। तो दोस्तों थर्ड कैटेगरी आता है हमारा जिन्होंने 12th पास कर ली है। अब 12th पास लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप सोचोगे नहीं ये साइंस स्ट्रीम से किया है ना तभी जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं। 12th पास आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, कॉमर्स से, आर्ट्स से या साइंस से, आप ये कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन उसके लिए आपको दो चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, 12th आपने पास किया हो कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और कम से कम 40% मार्क्स उसमें होने ही चाहिए, ठीक है। और साथ में आपके इंग्लिश में 40% मार्क्स होने चाहिए 10th स्टैंडर्ड में, और 10th स्टैंडर्ड में आपका मैथ और साइंस कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना अगर आपने 12th पास की है तो इन तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है। रिकॉग्नाइज बोर्ड, कम से कम 10th में 40% मार्क्स इंग्लिश में, और साथ में मैथ और साइंस आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए 10th में ध्यान रखना, 12th में नहीं बोल रहा हूं। तो ये तीन कैटेगरी होगी। अब दोस्तों अब बात करते हैं अपने चौथे कैटेगरी के बारे में, जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताता, ये आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है, ये कोई बताता ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स वालों की। दोस्तों अगर आप डिग्री या डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो आप भी जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी डिग्री या डिप्लोमा कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है दोस्तों कि 10th स्टैंडर्ड में कम से कम आपके 40% मार्क्स होने चाहिए और साइंस और मैथ आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करें तो कम से कम आपके 40% मार्क्स आपके 10th स्टैंडर्ड में होने चाहिए, जो कि बेसिक है। और साथ में जहां से भी आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हो वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पे आप भी एलिजिबल हो जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। एज लिमिट क्या होती है दोस्तों? इनकी मिनिमम एज होती है 17.5 साल। अब 17.5 साल और मैक्सिमम एज क्या है? मैक्सिमम एज है दोस्तों 25 साल एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। यहां पे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स समझो कि जब आप कोर्स में एनरोल कर रहे हो तब आपका अगर 25 साल हो रहा है तब भी आप एलिजिबल हो। अब देखो यहां पे एक चीज आती है जो कोई भी आपको नहीं बताता या आपको पता नहीं होती है कहीं ना कहीं, तो आप इसका बेनिफिट उठा नहीं पाते हो। अब सबसे बड़ी बात आती है इसमें एज रिलैक्सेशन की। अब अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपकी मैक्सिमम एज होगी 25 ईयर्स, लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको मिलता है 3 ईयर्स मोर, मतलब 25 साल से आपका एज लिमिट हो जाता है, मैक्सिमम एज लिमिट हो जाता है आपका 28 साल। अब SC कैंडिडेट वालों को तो बोलबाला है ही भाई, तो उनके लिए एज लिमिट बढ़ जाती है जो कि हो जाती है +5 ईयर्स, जो कि मतलब है मैक्सिमम एज हो गई SC/ST वालों के लिए 30 ईयर्स। ठीक है, अब बात करते हैं वुमेन कैंडिडेट्स की, क्योंकि हम कैसे अपनी बहनों को छोड़ सकते हैं। तो अब बात समझिए कि वुमेन कैंडिडेट्स के लिए हर एक कैटेगरी में +2 ईयर्स बढ़ जाता है। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए हो जाता है एज लिमिट 27 साल, SC/ST के लिए हो जाता है 32 साल और OBC के लिए हो जाता है 30 साल। इस चीज को ध्यान रखना। जो भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं उनके लिए मैं बता दूं बढ़िया से +2 ईयर आपके लिए कैप है, तो ये बात समझो, इसका बेनिफिट उठाओ आप। दोस्तों अब हम बात करते हैं आईसाइट रिक्वायरमेंट की। दोस्तों तो सबसे पहले यहां पे बात आती है कि आपका
अनएडेड विजन मिनिमम 6/6 होना चाहिए। आपको कोई भी आपकी बीमारी नहीं होनी चाहिए, ये आंख में आपके कोई डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए, आपका फुल एंड फ्री मोशन होना चाहिए। जो आंखों की पुतलियां हैं जिसे हम पिपल्स बोलते हैं, वो उसका रिस्पॉन्स भी नॉर्मल होना चाहिए दोस्तों। आपके पास गुड बाइनोकुलर विजन होना चाहिए और साथ में आपको कलर ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस के लिए कलर विजन टेस्ट किया जाता है इस यारा चार्ट के थ्रू। और इस चार्ट में अगर आप पकड़ा गया कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, कि बात आती है अब मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में दोस्तों कैंडिडेट मेडिकली फिट होना चाहिए एज पर द मर्चेंट नेवी शिपिंग रूल्स 2000। और ये चीज समझ लो कि ये कैसे मिलेगा, क्योंकि एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, इशू करवाना पड़ेगा एक डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर से, जो कि मैंडेटरी होता है इस कोर्स में एडमिशन के लिए। और साथ में दोस्तों आपकी आई साइट और हियरिंग रिस्पॉन्स दोनों ही सही होनी चाहिए। अब एक ऐसी बात है दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कोई भी आपको नहीं बताएगा, इवन इंस्टीट्यूट वाले आपको नहीं बताएंगे, कोई कॉलेज वाले, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको नहीं बताते हैं, वो है कि आपका टैटू बना होता है उसके बारे में। दोस्तों यहां पे मैं बता दूं, जो विजिबल टैटूज होते हैं हैंड्स पे, नेक पे या आपके फेस पे, दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, है ना, जो आपके विजिबल टैटू के चलते आपको जॉब नहीं देंगी। ये ध्यान रखना, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, भले ही आपकी कॉलेज एक्सेप्ट कर ले, आपको जीपी रेटिंग कोर्स करने दे दे, लेकिन अगर आप बात करोगे जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद कि जॉब की, तो कुछ कंपनियां इस चीज को बहुत बढ़िया से देखती हैं। और अगर आपका विजुअल टैटू है नेक या फेस या फिर हैंड पे, तो आपको जॉब नहीं देंगी। और ये चीज समझो, ये मैं बता रहा हूं, अगर है आपका तो आप इसे रिमूव करवा सकते हो और फिर उसके बाद जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हो। ये समझ लो इस बात को बढ़िया से। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं जो आपको कोई नहीं बताता, कि जीपी रेटिंग कोर्स के लिए कोई एग्जाम नहीं होता। अब इस बात में आप बोलोगे कॉन्ट्राडिक्टरी, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं नहीं एग्जाम होता है ना, न्यूसी लेती है ना, एंग्लो ईस्टर्न लेता है, ग्रेट ईस्टर्न एग्जाम लेता है। देखो दोस्तों मैं आपको आपकी इसकी सच्चाई भी बताता हूं। ये इंस्टीट्यूट्स जो नामी ग्रामी हैं, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट अच्छा कराया है, जिनका रिस्पॉन्स अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उनको क्या दिक्कत होती है कि उनके पास मैक्सिमम सीट इनटेक एक बैच में 40 या 80 होती। अब 80 लोगों को देना है, 200 एप्लीकेशन आ चुके हैं और सारे लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके आए हैं मेरे इस वीडियो से, तो उनको क्या मिलेगा? अब उनको जाना है, तो अब उनके लिए क्या होता है, फिल्टर करने के लिए ये कंडीशन लगाते हैं कि एक सिलेक्शन एग्जाम हम लेंगे। ये इंस्टीट्यूट अपना खुद से एग्जाम बनाती है, जिसमें आपके पास क्या होता है कि आपका रिटन और ओरल टेस्ट लिया जाता है। अब इसका सिलेबस क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर होता है, मैथ होता है, साइंस होता है और उसमें जनरल नॉलेज होता है। और सारे के जो सिलेबस होता है वो अप टू और इंक्लूडिंग 10th स्टैंडर्ड तक ही होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड वालों के लिए थी, जो 10th पास कर चुके हैं, तो 10th स्टैंडर्ड तक ही इनका सिलेबस होता है। लेकिन इनसे डरना नहीं है दोस्तों, ये बहुत इजी होता है, आप इसे इजीली पास कर सकते हो। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि सब इंस्टीट्यूट जीपी रेटिंग के लिए आपके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये एग्जाम्स लेती है, नहीं, ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपना एग्जाम खुद से ही बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपने समझ लिया ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझा, एज क्राइटेरिया समझा, आपने आई साइट रिक्वायरमेंट समझा, मेडिकल फिटनेस समझा, टैटू के बारे में समझा, फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए एग्जाम्स होते हैं वो समझा। अब बात करोगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जीपी रेटिंग कोर्स को करने के लिए दोस्तों। तो सबसे पहला है दोस्तों, यहां पे जो डॉक्यूमेंट नीडेड है वो है 10th मार्कशीट आपका, दूसरा है बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप दूसरी तरह से भी उसको प्रूव कर सकते हो। थर्ड है दोस्तों, पासपोर्ट होना चाहिए या आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ होना चाहिए। फोर्थ है दोस्तों, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि एक डीजीएस अप्रूव डॉक्टर से मैंडेटरी होता है। और पांचवा है दोस्तों, 4 से 6 पासपोर्ट साइज फोटोज, जो आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। ये 5 डॉक्यूमेंट्स हमेशा तैयार लेके रखना, क्योंकि अगर आप जीपी रीडिंग कोर्स करना चाहते हो तो ये 5 आपको लगे ही लगेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक ऐसे चीज की जिसको हम बोलते हैं कोर्स डिटेल्स। अब मैं बताऊंगा कोर्स के बारे में आपको पूरा, कि जीपी रीडिंग कोर्स में होता क्या है, कैसे क्या चीजें होती हैं और किस चीजों के बारे में आपको पढ़ना होता है इस चीज के बारे में। दोस्तों अब मैं
शुरू करता हूं आपके लिए कोर्स डिटेल्स कि जीपी रेटिंग में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। देखो दोस्तों, जीपी रेटिंग कोर्स एक प्री सी ट्रेनिंग कोर्स है ना, जो कि डीजीएस अप्रूव्ड कोर्स है। और ये कोर्स आपका कोई डिग्री कोर्स नहीं है, ये एक वोकेशनल कोर्स है जिसे आप करके डायरेक्टली एंट्री लेवल रोल, ऑनबोर्ड रोल जो होता है मर्चेंट नेवी में, उसमें एंट्री कर सकते हो। इसका कोर्स ड्यूरेशन होता है दोस्तों 6 महीने का। हाँ, बस 6 महीने का। अब इस पीरियड में कैंडिडेट को सिखाया जाता है, इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें क्लासरूम लर्निंग आती है, प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स आता है, फिजिकल कंडीशनिंग आती है, सेफ्टी ड्रिल्स आता है, डिसिप्लिन एंड रूटीन बिल्डिंग आता है। दोस्तों, इस कोर्स का गोल सिंपल होता है, ताकि कैंडिडेट को सिर्फ रेडी बनाया जाए, ना कि बस सर्टिफिकेट रेडी। ये बात ध्यान में रखना। तभी इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और चीजों को बहुत अच्छे से सिखाया भी जाता है, क्योंकि ये 6 महीने का ही कोर्स होता है, ये कोई डिग्री कोर्स तो है नहीं, है ना। अब देखो दोस्तों, अब मैं ये भी बता देता हूं कि आप क्या क्या सीखोगे जीपी रेटिंग कोर्स में। दोस्तों, जीपी रेटिंग कोर्स का जो सिलेबस होता है वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि आपको रियल सी बोर्ड रिक्वायरमेंट्स के बारे में ज्यादा पता हो, ना कि केवल थ्योरी के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं डेक डिपार्टमेंट ट्रेनिंग में, तो डेक डिपार्टमेंट की जब ट्रेनिंग होती है तो उसमें इंक्लूड होता है सीमैनशिप एंड रोप वर्क। दूसरा होता है दोस्तों कार्गो हैंडलिंग फंडामेंटल्स। तीसरा होता है वॉच कीपिंग असिस्टेंस के बारे में बताया जाता है आपको। चौथा डेक मेंटेनेंस के बारे में बताया जाता है। पांचवा इमरजेंसी रिस्पांस ड्यूटीज के बारे में भी बताया जाता है। अब मैं बात करूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेक और इंजन दोनों तरफ की ट्रेनिंग दी जाती है, तो इंजन डिपार्टमेंट ट्रेनिंग में आपको क्या क्या बताया जाता है। तो इंजन डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग में आपको इंजन रूम फैमिलियराइजेशन बताया जाता है पहला। दूसरा है मशीनरी मेंटेनेंस बेसिक्स बताया जाता है। तीसरा है वेल्डिंग एंड फिटिंग के बारे में बताया जाता है। चौथा है टूल हैंडल कैसे करते हैं, टूल हैंडलिंग। और पांचवा लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में बताया जाता है दोस्तों, क्योंकि आप बात कर रहे हो, आप काम करोगे इंजन रूम में, तो लुब्रिकेशन सिस्टम आपके लिए बहुत जानना जरूरी होता है दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपको ये चीज जो बताने वाला हूं, ये बहुत ही मैंडेटरी है, क्योंकि इसके दम पे ही आधे फ्रॉड आजकल इस मार्केट में चल रहे हैं। आजकल पूरे मार्केट में ये स्कैम से भरा हुआ है, और ये चीज जानना आपके लिए जरूरी है कि इन सब के अलावा डेक ट्रेनिंग और इंजन साइड ट्रेनिंग के अलावा एक चीज और होती है, वो है मैंडेटरी एसटीसीडब्ल्यू कोर्स, जो इस कोर्स में इंक्लूड होता है ताकि आप इंटरनेशनल कंप्लायंस को मीट कर सकें, क्योंकि बिना एसटीसीडब्ल्यू कोर्स के आप किसी भी शिप पे ऑनबोर्डिंग नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान होगी, मैंने एसटीसीडब्ल्यू कोर्स में भी बताया था दोस्तों। अब मैं एक चीज और बता दूं, ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए गेम चेंजर है जिनके पास 10 से 12 लाख रुपए खर्च करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, छोटे शहर से लोग आते हैं और वो भी ये कोर्स करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं मर्चेंट नेवी में। ये एक बेसिक कोर्स है दोस्तों, और मैंने जैसे बताया ये 6 महीने का कोर्स। तो दोस्तों, अब मैं आपको बात करता हूं कि इसकी कोर्स की फी क्या है। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कोर्स की फी होती कैसे है और क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होती है। दोस्तों, जीपी रेटिंग कोर्स की फी बहुत ज्यादा वेरी कर सकती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज है। किसी कॉलेज का बहुत अच्छा है, किसी कॉलेज का नॉर्मल है, किसी के कॉलेज का बिलो एवरेज है। उनकी ट्रेनिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया है, या फिर एकोमोडेशन फैसिलिटीज जैसे आपके हॉस्टल हो गए, है ना, ये सब जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज वर्कशॉप हो गए, वो बहुत बढ़िया है, तो उसके अनुसार वेरी कर सकती है। लेकिन मैं बता दूं, ऑन एवरेज एक जीपी रेटिंग कोर्स इंडिया में 2 लाख से 5 लाख के बीच में आता है। अब बोलो 5 लाख, हाँ 5 लाख क्या बता रहे हो मुझे, 2 लाख से 5 लाख। अब मैं ये बताता हूं ये होता है क्यों। 2 लाख मैंने बोल दिया तो लोग बोलेंगे 2 से 2.5 लाख में तो हो ही जाता है यार, 2 से 2.5 लाख जनरल है। मैं बता रहा हूं, अब समझो एक चीज, यहां पे एक बात आती है कि 2 से 2.5 लाख में आपको 6 महीने की ट्रेनिंग कराई जाती है। अब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका नाम मुझे मेंशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट है उसमें ग्रेट ईस्टर्न, और दूसरा इंस्टीट्यूट है दोस्तों 7 आइलैंड मरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ये 2 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, इनफैक्ट इनके अलावा भी बहुत ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि 4 से 4.5 लाख या 5 लाख के अप्रोक्स आपको चार्ज करते हैं। इनफैक्ट अगर आप बढ़िया से समझो तो टू बी एग्जैक्ट 4,47,218 रुपए जीपी रेटिंग कोर्स की फी है ग्रेट ईस्टर्न में। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ग्रेट ईस्टर्न वालों का कहना है कि हम आपको केवल 6 महीने की ट्रेनिंग नहीं देते, हम उसके बाद आपको देते हैं 9 महीने की शिप बोर्ड स्ट्रक्चर्ड शिप बोर्ड ट्रेनिंग भी। उसके लिए हमारी फी आपकी 4,47,218 रुपए रखी गई है। और ये सेम चीज बताती है आपकी 7 आइलैंड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
जो कि बताती है इनकी जो जीपी रेटिंग कोर्स फी है वो है 4,88,550 रुपए। अब देखो एक चीज है, ये देते हैं आपको 6 महीने का, सिर्फ 7 आइलैंड वाले आपको देते हैं 6 महीने का स्ट्रक्चर शिप बोर्ड ट्रेनिंग। अब आप बोलोगे कि भाई मुझे करना क्या चाहिए, क्या मुझे यही प्रीमियर इंस्टीट्यूट से करना चाहिए? देखो अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 200-2.5 लाख तो 6 महीने का कोर्स करो और उसके बाद आप कैंपस प्लेसमेंट लो, नहीं तो आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी ट्राई कर सकते हो, है ना। तो अब इस बात को समझो, और जो लोग दे सकते हैं, इतना एफोर्ट्स कर सकते हैं 5 लाख तक का, तो आप प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के जाइए, उनका टेस्ट दीजिए और उसके बाद उसमें एडमिशन लीजिए। उनके देखो जो भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में बता रहा हूं, उस प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट और ओरल इंग्लिश टेस्ट आपका होगा ही होगा। और एक चीज और मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं मिलते हैं आपको 2 लाख में। 2 लाख में एक और इंस्टीट्यूट मिलता है, आपको नूसी का नाम सुना होगा आपने, नूसी भी है, लेकिन 2 लाख रुपए उनकी फी है और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है क्या क्या नहीं ये भी मैं बता दूं। उसमें 22,000 रुपए आपकी ड्रेस फी है जो कि अलग से आपको देनी पड़ती है, 2,000 रुपए आपको कॉशन डिपॉजिट देना पड़ता है, मिला जुला के 2.5 लाख के बीच में आपको बात आ जाएगी ओवरऑल अगर मैं बात कर रहा हूं तो। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कि ये जो आपकी फी होती है इसमें ट्यूशन और ट्रेनिंग की फी, प्रैक्टिकल वर्कशॉप की फी, यूनिफॉर्म एंड सेफ्टी गियर की फी, फूड एंड अकोमोडेशन की फी सारी इंक्लूडेड होती है। लेकिन मैं किसी भी कैंडिडेट को यही बोलूंगा कि आप इनरोलमेंट से पहले एक बार कंफर्म कीजिए कि क्या इंक्लूडेड है और क्या एक्सक्लूडेड है। कई बार ऐसा हो सकता है कि 2 लाख रुपए उनकी फी हो लेकिन ऊपर से वो मांग रहे हो कि भाई मुझे यूनिफॉर्म चार्जेस चाहिए, मुझे एग्जाम चार्जेस अलग से चाहिए, हॉस्टल आपका अलग से, एकोमोडेशन आपका अलग से चीजें होंगी, या मेस की अगर आपको अलग से देना पड़ेगा, तो वो सब चीजें आपको कंफर्म करना पड़ेगा। देखो और एक चीज और मैं बता दूं जो कोई नहीं बताता आपको, अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको 3 लाख से ऊपर चार्ज कर रहा है बिना कोई वैलिड रीजन दिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेट इंस्टर्न और ये सब जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वो चार्ज कर रहे हैं आपको स्ट्रक्चर्ड शिप बोर्ड ट्रेनिंग के चलते, लेकिन कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट आपको बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं 6 महीने का कोर्स है, हम 3 लाख रुपए लेंगे, हम 3 लाख से ऊपर लेंगे, 3.5 लाख लेंगे। तो दोस्तों वो एक रेड फ्लैग है, उसमें जाने से पहले बढ़िया से ध्यान से सोचना और डीजीएस अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है कि नहीं ये चेक करना मत भूलना। सबसे पहली बात और सबसे आखिरी बात ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दोस्तों ये था कि मैंने आपको बता दिया कि कोर्स फी क्या। अब हम इसकी देखते हैं प्लेसमेंट रियलिटी चेक, है ना। प्लेसमेंट रियलिटी चेक की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो नॉर्मल इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो बिलो एवरेज इंस्टीट्यूट हो, कोई भी आपको 100% प्लेसमेंट गारंटी कर रहा है तो वो एक मार्केटिंग लाइन है। वो आपसे सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं, ध्यान रखना, वो आपसे सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इस पे भरोसा करना बेवकूफी, क्योंकि ये डीजीएस खुद बोलती है कि जो आपकी प्लेसमेंट है वो डिपेंड करती है कंपनी के टाई अप पे, है ना। दूसरा डिपेंड करती है आपके परफॉर्मेंस पे कि आप कितने अच्छे से 6 महीने की जो ट्रेनिंग की है उसमें प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स में कितना अच्छा किया आपने, कितने अच्छे से उसकी थ्योरी को समझा है, कितने अच्छे से ही प्रैक्टिकल कर सकते हो। और तीसरा है दोस्तों मार्केट कंडीशन। क्या होता है दोस्तों कि कई बार जॉब रिलीज नहीं होती, कई बार मार्केट में सूखा पड़ जाता है जॉब्स का, और ये चीज मार्केट कंडीशन कहलाती है। तो मार्केट कंडीशन के चलते भी आपकी प्लेसमेंट्स नहीं हो सकती है दोस्तों। और साथ में वेटिंग पीरियड भी आपका, मान लो आपने कोर्स किया, वेटिंग पीरियड 6 से 8 महीने तक भी जा सकती है, कभी 3 महीने हो जाएगी, कभी 8 महीने हो सकती है। ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे भी और आपको जॉब कब मिल रही है। वेटिंग पीरियड सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 3 से 8 महीने जनरली ऑन एवरेज वेटिंग पीरियड होता है एक जीपी रेटिंग कैंडिडेट को नई जॉब, जो सबसे पहली जॉब पाने में भी हो सकता है अगर वो कोई स्पेसिफिक गाइडेंस के थ्रू ना जाए तो, है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज की कि मान लो भाई मैंने कर लिया जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट, 6 महीने कंप्लीट कर लिए, अब मुझे जीपी रेटिंग कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सब यही सोचते हैं, नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पे बात आती है जिसके बारे में कोई नहीं बताता, ना कोई यूट्यूबर बताता है, ना कोई इंस्टीट्यूट वाला बताता है, क्योंकि वहां पे तो चीजें अलग हो जाएंगी ना। वो होता है बीईएस एग्जिट एग्जाम। अब वो लोग बीईएस एग्जिट एग्जामिनेशन क्या है? बीईएस एग्जिट एग्जाम एक बोट इंजन सीमैनशिप है, एग्जिट एग्जामिनेशन है दोस्तों, जो कि डीजीएस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अब बढ़िया समझो, हर एक जीपी रेटिंग कैंडिडेट को, एक ट्रेनी को ये कोर्स
पास करना है ताकि उसे ऑफिशियल सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी मिल सके। अगर आप ये कोर्स पास नहीं करोगे तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी नहीं मिलेगी। अब बढ़िया समझो, अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? ये फॉर्मेट होता है रिटन एग्जाम होता है, इसमें प्रैक्टिकल असेसमेंट भी होते हैं, जिसका मतलब है कि ये दोनों एग्जाम्स अलग अलग होंगे। आपका रिटन एग्जाम है वो अलग होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम वो अलग होगा। अब एक चीज और मैं बता दूं, ये इस एग्जाम रिटन एग्जाम में आपके मोस्टली एमसीक्यूज क्वेश्चंस टाइप आएंगे, लेकिन उसका सब्जेक्ट भी बता दूं, रिटन एग्जाम का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा सीमैनशिप, कार्गो वर्क टॉपिक्स होंगे, शिप स्टेबिलिटी बेसिक्स होगा, सेफ्टी एंड सर्वाइवल होगा, रूल्स ऑफ रोड होगा जिसको कोलरेक्स बेसिक्स भी बोलते हैं, याद रखना ये नाम, और फायर फाइटिंग होगा। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं प्रैक्टिकल असेसमेंट की बात करूं तो उसमें जो टॉपिक्स आपके मेन है उस पर आपको ध्यान देना है, वो नॉट टाइंग एंड मर्लिन, स्पाइक्स मैन सीमैनशिप और लाइव बोट हैंडलिंग, फायर फाइटिंग ड्रिल, और साथ में फर्स्ट एड डेमोन्स्ट्रेशन एंड एंकर वर्क। ये सब टॉपिक्स पे आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक चीज और मैंडेटरी अगर मैं बता दूं, प्रैक्टिकल में अगर आप फेल होते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब प्रैक्टिकल में फेल होने के चांसेस कैसे आते हैं? क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल लिया जाता है वो प्रैक्टिकल असिस्ट किया जाता है डीजीएस अपॉइंटेड सर्वेयर्स के द्वारा, आपके कॉलेज फैकल्टी के द्वारा नहीं। तो आप सोचना नहीं कि मैंने फैकल्टी से बहुत बढ़िया बना लिया है तो मुझे पेपर मिल जाएगा, मैं ऐसे ही पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो यहां पे फेवरेटिज्म काम नहीं करेगा। तो आप बढ़िया से, और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों कि क्या कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, क्या कॉमन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल कर जाते हैं बीईएस एग्जिट एग्जाम, जब जीपी रेटिंग कोर्स वो कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है नॉट टेकिंग द प्रैक्टिकल सीरियसली। आप प्रैक्टिकल सीरियस लेते ही नहीं, बस प्रैक्टिकल चल रहा है, बस आप देख रहे हो, छोड़ो यार देख लेंगे सीख लेंगे, ऐसा मत कर। दूसरा है दोस्तों कि आप पुअर नॉट, जो गांठ बांधी जाती है अंडर प्रेशर, इन द सेंस कि मुझे इतने सेकंड में करना है, फटाफट करना है, क्योंकि आप सिप पे बहुत कम टाइम मिलेगा आपको। अंडर प्रेशर वो नॉट टाइम का आना चाहिए, अगर उसमें आप पुअर करते हो तो प्रॉब्लम है। अब आपका कॉलरेक्स जो बेसिक मैंने बताया वो सब क्वेश्चंस आंसर करने में आपकी दिक्कत है, तब आप फेल हो सकते हो। ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको बता देता हूं प्रिपरेशन टिप्स। मैं आपको 3 प्रिपरेशन टिप्स बताऊंगा रिटेन एग्जामिनेशन के लिए, और 3 प्रिपरेशन टिप्स बताऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकल असेसमेंट के लिए। दोस्तों 3 प्रैक्टिकल टिप्स अगर मैं रिटेन की बात करूं तो सबसे पहले जो पिछले साल का पेपर है, जो आ चुका है, पास्ट पेपर है, उसको प्रैक्टिस कर। दूसरा है फोकस ऑन कॉलरेक्स रूल, जिसमें 5, 8, 10 एंड 13 to 18 रूल्स आपके इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करो फटाफट, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। अब आपको स्टेबिलिटी टर्म्स भी सीखने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेबिलिटी टर्म्स होते हैं। अब मैं अगर प्रैक्टिकल असेसमेंट की बात करूं तो 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। पहला, प्रैक्टिस नोट्स, आपको नोट्स मानना प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली। आप 2-3 वीक, दो वीक जैसे एग्जाम है उससे 2 वीक्स पहले आपने डेली स्टार्ट कर दिया इसको प्रैक्टिस करना, तो बहुत अच्छे हो जाओगे इसमें। और दूसरा है दोस्तों कि जो भी ड्रिल होती है वो एक्चुअल असेसमेंट की तरह ट्रीट करो, ताकि आपकी ड्रिल और अच्छे से हो जाए। और दोस्तों इसके अलावा होता है कि लाइव बोर्ड इक्विपमेंट बाय नेम याद कर लेना, तब आप प्रैक्टिकल असेसमेंट में आराम से स्मूथली पास कर पाओगे। ठीक है दोस्तों। अब आप बात बोलोगे कि क्या होगा अगर बीईएस एग्जिट एग्जामिनेशन पास कर जाएंगे, क्या मेरा साल खराब हो जाएगा, क्या मेरे पैसे चले जाएंगे, क्या मेरा 6 महीने की मेहनत खत्म हो जाएगी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अगर आप ये बीईएस एग्जिट एग्जामिनेशन फेल कर जाते हो तो दोस्तों इसको क्लियर करने के लिए आप रीअपियर करोगे, और रीअपियर जो करोगे उसके लिए एक स्पेसिफिक विंडो होता है, उसी स्पेसिफिक विंडो में आपको प्रिपेयर करके रीअपियर करके इसको क्लियर करना होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डर लगता है कि अगर मैं एक बार फेल हो गया है ना तो एग्जाम में कोर्स कंप्लीशन ही खत्म हो जाएगा, कोर्स से ही फेल हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, एक बार फेल होने से नहीं, आपको रीअपियरेंस का चांसेस दिया जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जीपी रेटिंग कोर्स आपने कर लिए। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आप जाना चाहते हो डेक साइड पे। दोस्तों तो करियर ग्रोथ रोड मैप कैसा होता है जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद, ये मैं बताने वाला हूं। तो अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि आप अगर ट्रेनी ओएस बन के जाते हो, जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद आप ट्रेनी ओएस बनते हो और आप जाते हो डेक साइड पे,
तो दोस्तों डेस्क साइड पे ट्रेनी ओएस पे आपको कम से कम 9 महीने का सेल करना पड़ेगा, तब जाके आपको वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिलेगा डीजीएस के द्वारा। दोस्तों उसके बाद आप एज ए बी या ओएस 12 से 18 महीने का सेल करोगे। उसके बाद जाके आप एज ए बोसून विद सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी के साथ सेल करोगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा जिसमें आपको कम से कम आपका सी सर्विस 36 महीने का होना चाहिए और आपके पास वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप सेकंड मेड एग्जाम के लिए अपीयर होने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, जिसको एनसीबी 4 भी बोलते हैं। दोस्तों उसके बाद आप सेकंड मेड क्लियर करने के बाद सेकंड मेड सेल करोगे एज ए थर्ड ऑफिसर, और फिर आपका ऑनबोर्ड प्रमोशन होगा एज ए सेकंड ऑफिसर, और फिर अपीयर करोगे ऑफ चीफ मेट एग्जामिनेशन के लिए और चीफ मेट सेल करोगे एज चीफ इंजीनियर। उसके बाद आपका ऑनबोर्ड प्रमोशन होगा एज ए मास्टर और कैप्टन। दोस्तों ये जो रोड मैप है, ये रोड मैप स्पेसिफिक है कि चलो मान लिया कि इतने इतने सालों में हो जाए, ठीक है, लेकिन इतने इतने महीनों का मैंने बता दिया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बीच में ब्रेक्स भी होता है। आपको भी पता है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट आपका 6 से 9 महीने का हो सकता है या फिर उससे कम का भी हो सकता है, 4 से 6 महीने का भी हो सकता है। तो उसके बाद आपको वो समझना है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है वही बस सी सर्विस आपका टाइम ऐड हो रहा है। दोस्तों ये चीज ध्यान से समझना। अब वहीं अगर मैं बात करूं इंजन साइड की, जो लोगों ने इंजन साइड गए हैं एज ए ट्रेनी वाइपर, है ना, तो उनके लिए क्या है दोस्तों, एज ए इंजन वाइपर और ट्रेनी वाइपर अगर आप ज्वाइन करोगे तो उसके बाद आप बनोगे मोटरमैन, मोटरमैन के बाद बनोगे इंजन फिटर, इंजन फिटर के बाद बनोगे फोर्थ इंजीनियर आफ्टर कॉम्पिटेंसी एग्जाम क्लियर करने के बाद। उसके बाद थर्ड इंजीनियर बनोगे और उसके बाद सेकंड इंजीनियर और उसके बाद बनोगे चीफ इंजीनियर। दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूं कि एक चीज और बोलते हैं लोग कि नहीं यार बहुत स्लो ग्रोथ है, बहुत स्लो प्रमोशन है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान से सुनो इस बात को, कि जो लोग जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं और अगर कंसिस्टेंटली सेल कर रहे हैं तो रियलिस्टिकली अगर मैं बोलूं तो 8 से 10 साल के अंदर सेकंड ऑफिसर बनना कोई नहीं रोक सकता हूं। कैप्टन तो नहीं, लेकिन 8 से 10 साल के अंदर वो सेकंड ऑफिसर जरूर बन जाएंगे। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे जाके कि सैलरी कितनी होती है सेकंड ऑफिसर की, जिसको आप देख के बोलोगे हाँ यार ये तो बनता है, इसमें तो इतना टाइम स्पेंड करना बनता है। ये चीज ध्यान रखो, क्योंकि एक चीज समझ लो, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, कैप्टन इतनी इजीली नहीं बनते, लेकिन सेकंड ऑफिसर की ही सैलरी इतनी अच्छी होती है और अचीवेबल है, 8 से 10 साल के अंदर अचीवेबल है, खासकर उन लोगों के लिए। सोचो जिन लोगों ने 10th पास किया है बस, है ना, उसके बाद इतनी अच्छी चीज मिलना, इतनी अच्छी सैलरी मिलना एक बहुत अपने आप में अचीवमेंट है ना, क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग ट्रेजेक्ट्री हो जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो मॉडेस्ट बैकग्राउंड से भी आते हैं, जो छोटे मोटे शहर से आते हैं। उनको लग रहा है कि भाई अब तो लाइफ ही खत्म है क्योंकि हम गरीब हैं, क्योंकि हम एक छोटे मोटे फैमिली से हैं, ये छोटे शहर से हैं। ऐसा नहीं होता, ये चीज आपकी ट्रेजेक्ट्री बदल सकती है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि एक चीज और, इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि कौन से लोग जीपी रेटिंग कोर्स बिल्कुल ना करें, ये ध्यान रखना, इसलिए वीडियो एंड तक देखना, पहले ही बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं कि सैलरी क्या होती है आपकी जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद। अब देखो एक चीज मैं बता देता हूं कि मैं एग्जांपल तो लूंगा, लेकिन यहां पे ध्यान रखना कि मैं जो सैलरी बता रहा हूं वो सैलरी चेंज होती है, क्योंकि सैलरी आपकी वेरी कर सकती है, और वो मैं बताऊंगा क्या फैक्टर्स होते हैं सैलरी वेरी करने का, बट आपको एक एस्टिमेट बता रहा हूं कि कितनी हो सकती है। एंट्री लेवल सैलरी की अगर मैं बात करूं फ्रेशर्स की, तो इंडियन शिप्स पे आपकी 20,000 से 40,000 के बीच में पर मंथ हो सकती है। अब फॉरेन गोइंग वेसल्स पे, जो एफजी वेसल होता है, उस पे $300 से लेकर $600 पर मंथ हो सकती है, और ये टैक्स फ्री होता है बहुत सारे केसेस में। अब मैं बात करूं एक्सपीरियंस हो जाए आपको 2 से 5 साल का, सी टाइम हो जाए, आपने कंप्लीट कर लिया 2 से 5 साल का सी टाइम, ध्यान रखना। बस ऐसा है कि सेल करते करते, ऐसा नहीं, सेल करने का जो कॉन्ट्रैक्ट टाइमिंग होता है वो कॉन्ट्रैक्ट टाइमिंग ऐड करके अगर आपका 2 से 5 साल हो जाएगा, तो अगर आप एबल सी मैन या मोटरमैन बनते हो तो आपकी सैलरी कम से कम 60,000 से 90,000 के बीच में पर मंथ हो जाती है। अगर मैं बोसून और इंजन फिटर की बात करूं तो 1.2 से 1.8 लाख, 1,20,000 से 1,80,000 के बीच में पर मंथ आ जाती है। अब मैं बात करूं थर्ड की, प्रमोशन के बाद जब आप ऑफिसर रैंक पे जाते हो वाया एग्जाम एंड सी टाइम, तो थर्ड ऑफिसर और फोर्थ इंजीनियर की बात करूं तो उनकी सैलरी कम से कम 2.5 लाख से 3.5 लाख के पर मंथ के बीच में हो सकती है। चीफ इंजीनियर और सेकंड इंजीनियर की बात करूं तो 4 लाख से 5.5 लाख के बीच में पर मंथ हो सकती है आपकी सैलरी, हो सकती है मैं बोल रहा हूं,
होती नहीं है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं बताऊंगा आगे आपको फैक्टर्स कैसे सैलरी चेंज की जा सकती है, कैसे सैलरी चेंज होती है, किन चीजों पे डिपेंड करती है आपकी सैलरी। और साथ में अगर मैं लास्ट बताऊं दोस्तों कि अगर आप कैप्टन या चीफ इंजीनियर बन जाते हो तो आपकी सैलरी 6 लाख से ज्यादा हो सकती है या 6 लाख कम से कम पर मंथ हो जाती है। वो डिपेंड करता है आपका कंपनी और शिफ्ट टाइप पे। अब मैं बात करूं कि क्यों बोल रहा था कि मैं कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी सैलरी को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों टाइप ऑफ वेसल। कौन से टाइप ऑफ वेसल पे आप सेल कर रहे हो, कंटेनर पे, टैंकर पे, बल्क करियर पे, ऑफशोर वेसल पे, बहुत सारे वेसल्स होते हैं, उसमें कौन से टाइप के, पहला। दूसरा है दोस्तों कौन सी शिपिंग कंपनी और कौन सी शिपिंग कंपनी के अंदर कौन से फ्लैग का है वो वेसल पे फ्लैग कौन सा है, उस पर भी डिपेंड करती है आपकी सैलरी। थर्ड है दोस्तों आपका रैंक और सी टाइम क्या है। जैसा मैंने बताया आपको अलग अलग रैंक पे अलग अलग सी टाइम पे आपकी सैलरी चेंज होती रहती है। और चौथा है दोस्तों करेंसी एक्सचेंज रेट, खासकर ये जो फॉरेन गोइंग वेसल्स पे होता है उस पर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आप अभी देखोगे तो डॉलर का रेट बहुत बढ़ा हुआ है, पहले कुछ सालों में डॉलर का रेट कम था तो उनको कम सैलरी आती, लेकिन सेम सैलरी अभी बहुत ज्यादा लगेगी। ये चीजें ध्यान रखो, क्योंकि एक्चुअल सैलरी जो क्या हो सकती है जीपी रेटिंग कैंडिडेट की वो वेरी करती है वेसल टाइप, कंपनी पॉलिसी और मार्केट कंडीशंस पे भी। तो इन चीजों का आप ध्यान रखो दोस्तों। अब मैं बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपको बहुत अच्छा एक प्रीव्यू देगा कि कौन से लोग ये कोर्स करने चाहिए और कौन से लोग नहीं। इस बात को ध्यान से सुन। सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूं कौन से लोग जीपी रेटिंग कोर्स करने चाहिए। सबसे पहले वो लोग जिन्होंने 10th पास किया है साइंस और मैथ के साथ, 10th की बात कर रहा हूं, 12th की नहीं, और उनकी जो एज है वो 17.5 से 25 के बीच में, और वो मेडिकली फिट है, स्पेशली उनका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। चौथी बात है दोस्तों उनके पास 3-4 साल नहीं है और 8 से 12 लाख रुपए नहीं है एक डिग्री कोर्स को करने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कोई भी डिग्री कोर्स करने जाओगे अच्छे खासे पैसे आपको देने पड़े, ठीक है। और साथ में आप कंफर्टेबल हो घर से दूर रहने के लिए 6 से 9 महीने एक साथ, अगर 6 महीने तो 6 महीने आप सी में ही रहोगे, 9 महीने सी में ही रहोगे एट ए टाइम, तब आप कंफर्टेबल हो इस चीज के लिए, घर से दूर रहने के लिए, तब आपको जीपी रेटिंग कोर्स बिल्कुल करना चाहिए। अब किन लोगों को नहीं करना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखो जिन लोगों को ऑफिसर बनना है जल्दीबाजी में, जैसे एकदम डायरेक्टली जाके ऑफिसर बनना है, तो मैं उनको बोलूंगा कि उनको दूसरा कोर्स करना चाहिए मर्चेंट नेवी का, जैसे बीएससी नॉटिकल हो गया या फिर डीएनएस हो गया। जीपी रेटिंग नहीं करना चाहिए उनको। अब दूसरे वो लोग होते हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस है या फिर कोई आईसाइट इशू है, मेजर आईसाइट इशू है, उन लोगों को भी ये जीपी रेटिंग कोर्स नहीं करना चाहिए। और अगर आपकी एज 25 साल से ऊपर हो चुकी है, जो कि मैं अगर बता रहा हूं कैटेगरी हटा दूं तब की बात कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, और उसमें भी बॉयज मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, फीमेल कैंडिडेट की यहां पे बात नहीं कर रहा। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहे हो तो उनकी अगर एज 27 ईयर से ज्यादा हो चुकी है तो आपके पास एक्सट्रीमली लिमिटेड ऑप्शन हो जाते हैं, तब आपको ये कोर्स नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। और साथ में उन लोगों को भी ये कोर्स नहीं करना है जो सोर बेस्ड करियर ले रहे हैं, पोर्ट बेस्ड या सोर के आसपास वाले करियर देख रहे हैं, क्योंकि जीपी रेटिंग 100% सेलिंग डिपेंडेंट है। ये बढ़िया से दिमाग में डाल लो, ये चीज सिप पे ही रह के की जा सकती है, सोर पे नहीं। ये बढ़िया से ध्यान, आगे आके करियर में आप चेंजेस कर सकते हो, सोर बेस्ड जॉब भी ले सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन आपको जैसे ही स्टार्ट करोगे ये 100% मेंटल माइंडसेट बना के स्टार्ट करना है कि आपकी 100% सेलिंग डिपेंडेंट ये कोर्स है दोस्तों। अब हम बात करते हैं मेरी ओपिनियन की, फाइनल एडवाइस जो मैं आपको दूंगा, और साथ में कॉल टू एक्शन क्या आप कर सकते हो इस वीडियो देखने के बाद। सबसे पहले दोस्तों फाइनल एडवाइस में आप 4 चीजें लिख के रख लो मेरे से। सबसे पहली बात, कोई भी कॉलेज जाओ सबसे पहले वेरीफाई करो कि ये टीजीएस अप्रूव्ड है ये नहीं। अब मैं देखो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। जब मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो सारी चीजें होने के बाद आपको सिलेक्शन एग्जाम देना होता है, स्क्रीनिंग एग्जाम जो देना होता है, उसमें रिटन और ओरल इंग्लिश टेस्ट भी होता है, बाकी चीजों पे भी टेस्ट होता है आपका। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फेक इंस्टीट्यूट्स हैं जो यही एग्जाम का झांसा देके आपको पास लेते हैं, आपके पैसे खत्म हो जाते हैं, आपका करियर टाइम खत्म होता है और बेकार का आपको टेंशन क्रिएट होता है। तो इन चीजों से बचने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि भले ही उनका सिलेक्शन एग्जाम आपको दिख रहा हो तो लगा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, नहीं। आपको सबसे पहले वेरीफाई करना है कि डीजीएस अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है या नहीं, सबसे पहली बात।
दूसरा एडवाइस मेरा यह है दोस्तों कि हमेशा किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले, आप कहीं भी ज्वाइन कर रहे हो उससे पहले वहां के कैंडिडेट से बात करो, है ना। वहां के एक्स कैंडिडेट, जो कैंडिडेट निकल चुके हैं वहां से, उनसे मिलो, उनसे बात करो, तब आपको चीजें पता चलेगी कैसा है कॉलेज कैसा नहीं, है ना। अब तीसरा है कि कभी भी वो एजेंट, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कोर्स फी 3 लाख से ऊपर जा रही है और बिना वैलिड रीजन के वो बता ही नहीं रहे हैं, तो उस चीजों में आपको एजेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना। एजेंट्स के चक्कर में मतलब यहां पे ये नहीं है कि जो जेन्युइन एजेंट्स होते हैं उनके चक्कर में, कुछ लोग होते हैं जो कॉलेज के खुद के ये होते हैं, है ना, एम्प्लॉयज होते हैं, ऐसे एक्ट करते हैं एडमिशन एजेंट्स, तो उनकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं ऐसे एजेंट्स की जो आपके साथ फ्रॉड करते हैं। समझो इस बात को, बड़ी ध्यान से समझना। डीजीएस अप्रूव्ड होना चाहिए, कैडेट से बात करो, और साथ में ऐसे एजेंट्स के चक्कर में मत पड़ो जो फालतू और फ्रॉड करें आपके साथ। और चौथा है दोस्तों, एक चीज मैं बताना भूल गया था आपको, कि उन लोगों को भी जीपी रेटिंग कोर्स नहीं करना है जिनको सी सिकनेस या फिर वाटर से प्रॉब्लम है। वाटर से प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि जीपी रेटिंग कोर्स से डिपेंडेंट है, आपको सी टाइम पूरा करना पड़ेगा, सी में रहना पड़ेगा। तो अगर आपको सी सिकनेस होता है, होम सिकनेस होता है, ऐसी कोई बीमारी होती है, तो मत जाओ और मत करो ये जीपी रेटिंग कोर्स। ये मेरा 4 एडवाइस है। अब इसके अलावा अगर मैं कॉल टू एक्शन बोलूं कि ये वीडियो खत्म होगा, आप देखना बंद करोगे, उसके बाद आपको करना क्या है, तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आपको 3 काम करने हैं अभी। सबसे पहले, आप अगर जीपी रेटिंग कोर्स करने जा रहे हो तो सबसे पहले अपना एज, क्वालिफिकेशन और सिटी बताओ मुझे। मैं पर्सनली उन सारे लोगों को रिप्लाई करूंगा जो जेन्युइनली मुझे इन 3 चीजों के बारे में बताएंगे कि आप कौन से अच्छे जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हो, मतलब अच्छे इन द सेंस कौन से अच्छे कॉलेज से कर सकते हो, या फिर आप जीपी रेटिंग कोर्स के लिए एलिजिबल भी हो या नहीं, ठीक है। दूसरा है दोस्तों कि ये वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि जो डिटेल्स मैंने आपको बीईएस एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में बताई है, वो नोट्स और एग्जाम के वक्त काम आएगा। ये ध्यान रखना, वो टॉपिक्स मैंने बताया है, वो टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक्स आपको जीपी रेटिंग कोर्स, जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा वैसे ही एग्जिट एग्जामिनेशन के टाइम काम आएंगे। अब तीसरा क्या है दोस्तों, कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही कुछ वीडियोस आपको मिल सके। और साथ में मैं उन लोगों का भी खुलासा करता हूं जो फेक और फ्रॉड जॉब वैकेंसीज निकालते हैं, फेक और फ्रॉड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ताकि मैं एक्सपोज करता रहता हूं, ताकि जो जीपी रेटिंग स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, एसटीसीडब्ल्यू कोर्स का नाम लेके, जीपी रेटिंग कोर्स का नाम लेके एसटीसीडब्ल्यू कोर्स करवाते हैं। समझो बढ़िया से, ये बोलते हैं 6 महीने का कोर्स, कई बार तो ऐसा भी होता है कि 6 महीने की ट्रेनिंग करवाते हैं, और जब बात पूछो कि जीपी रेटिंग कोर्स के लिए एग्जिट एग्जामिनेशन कब होगा, तो नहीं, एग्जिट एग्जामिनेशन नहीं होता। फिर बहुत सारा हल्ला गुल्ला करने के बाद, शोर शराबा करने के बाद आपको वो एसटीसीडब्ल्यू कोर्स का सर्टिफिकेट पकड़ा के निकाल देते हैं। ध्यान रखना इन चीजों से, क्योंकि ये चीजें बहुत ही मैंडेटरी है आपके लिए। क्योंकि ना देखो, अगर आप इन चीजों में फंसोगे तो आपका केवल पैसा नहीं, टाइम, एनर्जी, सब कुछ वेस्ट होगा, और आपकी फैमिली भी इन चीजों के पीछे परेशान होगी। कई बार तो कुछ लोग ऐसे मुझे मिले हैं, उन लोगों से मैंने बात की है, तो उन्होंने फैमिली को बताना ही बंद छोड़ दिया कि मेरे साथ हुआ क्या, कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, जीपी रेटिंग के नाम पे एसटीसीडब्ल्यू कोर्स करा के भेज दिया, है ना। तो इन चीजों से आपको बचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि मैं ये वीडियोस पे एक्सपोज करता रहता हूं। ये वीडियोस आपको पता होने चाहिए। अगर आपके रिलेशन में, फ्रेंड्स में, कोई भी फैमिली सर्कल में, कलीग सर्कल में कोई भी अगर जीपी रेटिंग कोर्स करना चाह रहा है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो भी जीपी रेटिंग या मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। जीपी रेटिंग कोर्स नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको जानना इसके लिए बहुत जरूरी है। ये चैनल उनके साथ शेयर होना जरूरी है, ताकि कोई भी फेक इंस्टीट्यूट्स या फेक जॉब वैकेंसीज में वो ना फंसे, क्योंकि इसी के चक्कर में मर्चेंट नेवी से ट्रस्ट खत्म होते जा रहा है दोस्तों। इसीलिए मैं करता हूं यहां पे एक्सपोज वो फेक जॉब वैकेंसीज का, फेक इंस्टीट्यूट्स का, फेक एजेंट्स का। ये चीज ध्यान में रखो और शेयर करो दोस्तों। और साथ में दोस्तों, ऐसे ही हम नए वीडियोस के साथ अपने मिलेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के कई और तरीके हैं, कई और कोर्सेस हैं दोस्तों। हम मिलेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए जय हिंद।